नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएंगे, उनके बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों को नए वर्ष 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस नए साल का स्वागत हम शंखनाद के साथ करते हैं। फाइनेंस एक्ट 2020 से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए थे, लेकिन वो प्रभावी किस तारीख से होंगे उसके बारे में बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाना था। इसी संदर्भ में नोटिफिकेशन नंबर 92 ऑफ 2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 22 दिसंबर 2020 से कुछ सेक्शंस में अमेंडमेंट 1 जनवरी 2021 से लागू होंगे, इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी के बारे में है। पहले कंपोजिशन लेवी केवल गुड्स के सप्लायर को ही उपलब्ध थी। जो करदाता सर्विसेज का सप्लाई करते हैं उन्हें कंपोजिशन लेवी का लाभ नहीं मिलता था। लेकिन बाद में इस सेक्शन 10 में संशोधन करके जो करदाता सर्विसेज का सप्लाई करते हैं उन्हें भी कंपोजिशन लेवी का कुछ शर्तों के साथ लाभ दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसी संदर्भ में जो सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 है, जहां पर कंपोजिशन लेवी के लिए एलिजिबिलिटी की कंडीशन दर्शाई गई है, वहां पर क्लॉज बी, सी और डी में जहां पर भी गुड्स लिखा था वहां पर और सर्विसेज शब्द ऐड कर दिए गए हैं। इससे क्लॉज बी में ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लिवेबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट, अर्थात यदि जो गुड्स और सर्विसेज इस एक्ट के अंडर में सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंडर में टैक्स को लेविएबल नहीं है तो कंपोजिशन लेवी का लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से यदि इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज गुड्स की या सर्विसेज की करते हैं तब भी कंपोजिशन लेवी का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करते हैं तब भी कंपोजिशन लेवी का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ तीनों क्लॉज में पहले केवल गुड्स था, वहां पर और सर्विसेज शब्द भी ऐड कर दिए गए हैं जो 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएंगे। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 में किसी भी इनवॉइस या डेबिट नोट के आधार पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समय मर्यादा दर्शाई गई है, जो कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बाद नेक्स्ट सितंबर के रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट दोनों में से जो भी जल्दी हो वह डेट होती है। लेकिन यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर डॉक्यूमेंट्स का जो रेफरेंस दिया गया था वह था सच इनवॉइस और इनवॉइस रिलेटिंग टू सच डेबिट नोट, अर्थात यदि कोई इनवॉइस 2019-20 के अंदर इश्यू किया गया है, सपोज मार्च 2020 में इश्यू किया गया है, लेकिन उसकी डेबिट नोट नवंबर 2020 में इश्यू की गई है, तब भी उस नवंबर 2020 में इश्यू की गई डेबिट नोट का रेलेवेंट इनवॉइस मार्च 2020 में इश्यू करने के कारण उस डेबिट नोट की इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की समय अवधि तो सितंबर का रिटर्न फाइल करने की
ड्यू डेट को ही पूरी हो गई, अर्थात उस डेबिट नोट की इनपुट टैक्स क्रेडिट वह करदाता ले ही नहीं पाएगा। इस समस्या को हल करने के लिए यह जो वर्ड है इनवॉइस रिलेटिंग टू सच, यह वर्ड अब 1 जनवरी 2021 से ओमिट कर दिए गए हैं। तो अब जो भी इनवॉइस की डेट होगी या डेबिट नोट की डेट होगी वही अब रेलेवेंट है। जिस फाइनेंशियल ईयर में इनवॉइस या डेबिट नोट इश्यू किया गया है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर के रिटर्न की ड्यू डेट या एनुअल रिटर्न की डेट, दोनों में से जो भी अर्ली हो तब तक इनपुट टैक्स की क्रेडिट ली जा सकती है। यह करदाताओं के लिए एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट है। सेक्शन 29 कैंसलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में है। इसके सब सेक्शन 1 का क्लॉज सी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इस सब्स्टिट्यूटेड क्लॉज सी के अनुसार अब जहां पर किसी करदाता ने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया है वह भी रजिस्ट्रेशन में से ऑप्ट आउट होना चाहता है तो वह ऑप्ट आउट हो सकेगा। इस तरह का प्रोविजन किया गया है। यह भी करदाता के लाभ का ही प्रोविजन है। करदाता को एक ऑप्शन मिलता है कि यदि उसने वॉलंटरीली रजिस्ट्रेशन लिया है तब भी वह इसमें से ऑप्ट आउट हो सकता है। किसी करदाता का रजिस्ट्रेशन यदि कैंसल कर दिया गया हो तो उसे रिवॉक करने के लिए वह करदाता 30 दिन के अंदर एप्लीकेशन कर सकता है। ओरिजिनली जो प्रोविजन थे उसमें इस 30 दिन के पीरियड में कोई भी छूट-छाट का प्रावधान नहीं था। जीएसटी के एक्ट में ज्यादातर प्रोविजन शुरुआत में इसी तरह से बनाए गए थे कि जिसमें किसी भी ऑफिसर को कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं दिए गए थे। इस प्रकार से देखें तो यह एक्ट काफी रिजिड था, जबकि वास्तव में टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी एक्ट होता है उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और खास करके जब नया एक्ट है उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत आवश्यकता होती है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 में प्रोविजो ऐड किया है जिसके अनुसार अब एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर 30 डेज का पीरियड डिले कॉन्डोन कर सकते हैं और कमिश्नर उसके अलावा भी 30 डेज का और पीरियड कॉन्डोन कर सकते हैं। अर्थात 30 दिन में एप्लीकेशन करनी है, 30 दिन में नहीं हुआ तो नेक्स्ट 30 दिन तक एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर कर सकते हैं एक्सटेंड पीरियड को, और उसके बाद अगले 30 दिन तक कमिश्नर कर सकते हैं। तो टोटल 90 डेज का पीरियड अब करदाता को मिलता है यदि सफिशिएंट कॉज वो बता सकते हैं। यहां पर सेक्शन 31 के सब सेक्शन 2 का प्रोविजो है वह सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। इसमें भी गवर्नमेंट को यह पावर दे दिया गया है कि जिसके अनुसार द गवर्नमेंट may on the recommendation of the council by notification specify the categories of services or supplies in respect of which a tax invoice shall be issued within such time and in such manner as may be prescribed। अर्थात कुछ कैटेगरीज की सर्विसेज के लिए कितने समय में टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है और किस मैनर में इश्यू करना है उसके बारे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से प्रावधान कर सकती है। अभी सर्विसेज के लिए 30 डेज के अंदर इनवॉइस इश्यू करना है, लेकिन अब यह प्रोविजो इंसर्ट करने से गवर्नमेंट कुछ कैटेगरी की सर्विसेज में यह पीरियड को कम या ज्यादा नोटिफाई कर सकती है। सेक्शन 51 टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के बारे में है। इसके सब सेक्शन 3 में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का सर्टिफिकेट इश्यू करना है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स दर्शानी चाहिए, वह इस सब सेक्शन में दर्शाया गया है।
अब इसको सब्स्टिट्यूट करके नया सबसेक्शन 3 लाया गया है, जिसके अनुसार टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के सर्टिफिकेट में क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए और वह किस फॉर्म में होना चाहिए, यह गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है। यहाँ पर भी यह प्रोविजन फ्लेक्सिबिलिटी देता है गवर्नमेंट को। जो सबसेक्शन 4 था उसके अनुसार यदि 5 डेज के अंदर टीडीएस का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं किया जाता है तो पर डे 100 रुपीज लेट फी भरना आवश्यक था। अब यहां पर आपको ज्ञात होगा कि जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का सेक्शन है वह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज को ही लागू पड़ता है। तो यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसमें सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट, स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट भी शामिल है, उनको भी लेट फी भरने की नौबत आ सकती थी। लेकिन अब यह 1 जनवरी 2021 से सब सेक्शन 4 को ओमिट कर दिया गया है। इसलिए अब जहां पर भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 5 दिन के अंदर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं भी करते हैं, तब भी लेट फी भरने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सेक्शन 122 कुछ ऑफेंसेस की पेनल्टी के बारे में है, जिनमें से क्लॉज 1, 2, 7 और 9 वो अभी रेलेवेंट है। जिसमें क्लॉज 1 है वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस, अर्थात यदि कोई करदाता गुड्स और सर्विसेज बिना इनवॉइस इश्यू किए या गलत डिटेल्स के साथ इनवॉइस इश्यू करके गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, तब वह पेनल्टी के लिए लायबल है। यदि वह बिना गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए केवल इनवॉइस इश्यू करता है, तब भी वह पेनल्टी के लिए लायबल है। यदि करदाता एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है या यूटिलाइज करता है, तब भी वह पेनल्टी के लिए लायबल है। और जहां पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर वह गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता या डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो पेनल्टी के लिए लायबल है। अब यहां पर जो फेक इनवॉइसेस के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना या फेक इनवॉइसेस इश्यू करना, उनमें कई केसेस में यह सामने आया कि जो ऑन पेपर जो पर्सन है वह वास्तव में इनका बेनिफिशियरी नहीं है। इन फेक इनवॉइसेस इश्यू करने के पीछे कोई मास्टरमाइंड कोई और ही होता है, लेकिन प्रवर्तमान कानून के अनुसार केवल जो टैक्सेबल पर्सन है, जो रजिस्ट्रेशन में जिसका नाम है, उसी के सामने सरकार एक्शन ले सकती थी। अब इसमें बदलाव करके सेक्शन 122 के अंदर सब सेक्शन 1A इंसर्ट किया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है एनी पर्सन who retains the benefit of a transaction covered under clauses 1, 2, 7 और clause 9 of subsection 1, कोई भी व्यक्ति जो यह जो उपरोक्त क्लॉज 1, 2, 7 और 9 के ट्रांजैक्शन का बेनिफिट अपने पास रखता है, एंड एट हुज इंस्टांस सच ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड, और जिसके दिशा निर्देश पर इस प्रकार के ट्रांजैक्शन किए गए हैं, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on। तो वह व्यक्ति भी जितनी रकम का टैक्स इवेड किया गया है या इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल की गई है या जितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन की गई है, उतनी अमाउंट की पेनल्टी के लिए लायबल होगा। अर्थात अब यदि वह व्यक्ति किसी भी तरह से
रजिस्ट्रेशन में या ऑन पेपर वह नहीं भी है, लेकिन वह उसके डायरेक्शन पर यदि इस तरह के इवेजन या गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के काम हुए हैं और यह डिपार्टमेंट प्रूव कर सकता है, तो उस पर भी पेनल्टी लगाई जा सकेगी। तो अब यह फेक इनवॉइसेस के ऊपर सरकार की कड़ाई का यह एक और कदम है। इसी प्रकार से सेक्शन 132 प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। सेक्शन 122 में फाइनेंशियल पेनल्टी की जाती है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के दौरान, जबकि सेक्शन 132 कोर्ट के अंदर जब केस चलता है तब वहां जेल की सजा और फाइन इंपोज करने के लिए प्रावधान सेक्शन 132 में किए गए हैं। इसमें भी सब सेक्शन 1 के अंदर जहां पर पहले लिखा था whoever commits any of the following offenses, अर्थात जो भी कोई इस प्रकार के ऑफेंसेस करता है, उसके बदले वर्ड लिख दिया whoever commits or causes to commit and retain the benefits arising out of any of the following offenses, अर्थात जो दूसरे को इस प्रकार के ऑफेंस करने के लिए प्रेरित करता है और जो इन प्रकार के ऑफेंसेस का बेनिफिट्स मिलता है उसे अपने पास रखता है, उसको भी ये सेक्शन 132 के अंदर अब पनिश किया जा सकेगा। क्लॉज सी और ई के अंदर जो संशोधन किए गए हैं वह फ्रॉडुलेंटली अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, वो एक्चुअली क्लॉज ई के बदले क्लॉज सी के अंदर ज्यादा सही था, वही परिवर्तन किया गया है। तो इस प्रकार से जो सेक्शन 122 और 132 में अमेंडमेंट किया गया है, उसके कारण से अब फेक इनवॉइसेस इश्यू करने वालों के प्रति कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। कई लोग कह रहे हैं कि पिछले कुछ समय से जो जीएसटी के प्रावधानों में परिवर्तन हुआ है उसके कारण से बिजनेस करने में डिफिकल्टी होगी। बिल्कुल सही बात है, जो फेक इनवॉइसेस का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए डिफिकल्टी होगी और डिफिकल्टी होनी भी चाहिए। बाकी जो जेन्युइन बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जीएसटी काउंसिल, सरकार, डिपार्टमेंट बिजनेसमैन के लाभ के लिए ही प्रोविजंस में अमेंडमेंट कर रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो, इसी दिशा में प्रयासरत हैं। शेड्यूल 2 यह दर्शाता है कि कौन सी एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स गिनना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज गिनना है। उसमें पैरा 4 ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स के बारे में है। इस पैरा 4 के क्लोज ए और बी में कुछ जगह पर यह लिखा हुआ है कि वेदर और नॉट फॉर अ कंसीडरेशन। एक्चुअली विदाउट कंसीडरेशन के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, उनको भी सप्लाई गिनना, इसके बारे में डिटेल शेड्यूल 1 में दर्शाई गई है, जबकि शेड्यूल 2 में तो केवल यही नक्की करना है कि इस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स गिनना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज गिनना है। तो इसलिए वेदर और नॉट फॉर अ कंसीडरेशन यहां पर उपयुक्त नहीं था। इन फ्रेजेस को भी 1 जुलाई 2017 की इफेक्ट से, यानी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।